नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी पर, साख पर, क्या उनकी विश्वसनीयता पर, भरोसे पर, उनकी छवि और इमेज पर ये आदमी क्या वाकई भारी पड़ता जा रहा है? और क्या इस आदमी ने जता दिया है कि अगर पूरे सिस्टम में एक आदमी ईमानदारी से आगे बढ़े और वो चाह जाए तो सूरत हाल बदल सकता है। मैं बात कर रहा हूं चीफ जस्टिस, जी हां, देश के सबसे बड़े जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बात कर रहा हूं, जिनके कई फैसलों की तरह आज का फैसला भी मोदी सरकार पर भारी पड़ गया। क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह साबित कर दिया, यह बता दिया कि अगर कोई भाजपा का सांसद है, बाहुबली है, मोदी सरकार का करीबी है, योगी का उस पर संरक्षण है, पुलिस उसके साथ है, अगर ऐसा आदमी भी, ऐसा बाहुबली भी अगर देश की बेटियों की अस्मत के साथ छेड़छाड़ करेगा तो फिर FIR दर्ज होगी, मुकदमा दर्ज होगा। अब दोस्तों, जिस तरह से समूची सरकार ने, या यूं कहूं डबल इंजन की सरकार ने, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, योगी सरकार से लेकर मोदी सरकार तक, जिस तरह से दोनों सरकारें डबल इंजन की, उनकी पुलिस व्यवस्था, नौकरशाही, पूरा सिस्टम, जिस तरह से पिछले 3 महीनों से एक बाहुबली नेता को, एक माफिया डॉन को, जिसकी हथेली पर खून की छींटें, तमाम खून की छींटें लगी, जिसके ऊपर इल्जाम था कि उसने देश की चैंपियन बेटियों का शोषण किया, हरासमेंट किया, ऐसे शख्स को सिर्फ इसलिए बचाया जा रहा था क्योंकि वो वोट का ATM। और उसी शख्स को, उसी सिस्टम को, उसी पुलिस को आज आईना दिखाया जस्टिस चंद्रचूड़ ने। उन्होंने कहा कि नहीं, FIR होगी, मुकदमा दर्ज होगा, बेटियों को इंसाफ मिलेगा। और सिर्फ इंसाफ ही नहीं, ये जो बेटियां हैं जो एक बाहुबली से लड़ रही हैं, बाहुबली जिनका शोषण कर रहा है, इनको आप सिक्योरिटी भी दीजिए, इनको सुरक्षा भी दीजिए। जैसे चंद्रचूड़ की वो अपनी बेटियां, सुरक्षा दीजिए इनको। आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी? और यही नहीं, मैं खुद इस केस को पर्सनली मॉनिटर करूंगा। मैं खुद देखूंगा कि पुलिस ब्रिजभूषण के खिलाफ कितनी तफ्तीश करती है, कितनी गहराई से छानबीन। मैं खुद देखूंगा और अगले हफ्ते फिर से सुनूंगा इस केस को। ऐसे आदमी के साथ मतलब मोदी जी खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। तो आप एक बात जान लीजिए दीपक जी, और जनता भी जान लीजिए कि हमारे नेता बोलते कुछ है और करते कुछ है। ये जब बोलते हैं तो आपको मूर्ख बनाने के लिए बोलते हैं, आपका मत प्राप्त करने के लिए बोलते हैं, आपके दिल में जगह बताने के लिए बोलते हैं, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए बोलते हैं। लेकिन जब करना का टाइम आता है, जब लोग देखते हैं बड़े अपेक्षा से कि आप हमारे अभिभावक हो तो आप कुछ करोगे, ऐसे टाइम पे ये गुंडों का साथ देते हैं, ये व्यभिचारियों का साथ देते हैं, भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं। और इसलिए साथ देते हैं कि इनको चुनाव जीतना है। अब दोस्तों, टाइगर को तो आप सुनेंगे, क्योंकि आज सवाल ऐसा है, मौजू ऐसा है, विषय ऐसा है जहां पर टाइगर आज वाकई गरजने जा रहे हैं और बहुत कुछ आपको बताएंगे। और हम लोग दोनों कोशिश करेंगे इस पूरे मामले की तह में जाके इसको डिकोड करके और जो सच्चाई है वो आपके सामने रखें। तो टाइगर को सुनिएगा, लेकिन कुछ बातें मैं भी आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने जो पहले कहा वो फिर से दोहरा रहा हूँ कि आखिर जस्टिस चंद्रचूड़ क्यों भारी पड़ते जा रहे हैं मोदी पे, प्रधानमंत्री मोदी पे। इस देश का चीफ जस्टिस, इस देश के प्राइम मिनिस्टर पर क्यों भारी पड़ा? वो प्राइम मिनिस्टर जो प्रचंड बहुमत वाला, जिसको लोग कहते हैं कि ये आगे चलकर विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, उस पर क्यों भारी पड़ रहे हैं एक चीफ जस्टिस, एक जज? तो मैं उस पर भी आऊँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा मामला अगर आप दोनों को देखेंगे तो बहुत क्लियर कट है। अगर आप नीयत देखते हैं दोनों की, चंद्रचूड़ की और मोदी की, और उनका एक्शन देखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता देखते हैं, तो बहुत क्लियर कट केस है। उसमें आप मानवीय संबंध भी जोड़ लीजिए, उसमें आप भावनाएं और इमोशंस भी जोड़ लीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आप मोदी जी को देखें तो जब ये बेटियां थीं, जो चैंपियन थीं, जो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक, वहाँ पर जब इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मेडल जीत के लाए, साथ में बजरंग पूनिया भी थे, तो मोदी जी ने फिर अपने घर में एक भव्य प्रोग्राम किया, शो किया, डिनर पे इनको बुलाया और ये कहा इनसे कि ये मेरे घर की सदस्य हैं। उन्होंने विनेश से कहा कि विनेश
मेरे घर की सदस्य है, शी इज़ पार्ट ऑफ माई फैमिली। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वो मेडल जीत के लाई थी, पूरे देश में चर्चा हो रही थी उनकी। लेकिन जब ये बेटियां मुसीबत में आई, फुटपाथ पे बैठी, सड़कों पर आ गई, इनका शोषण हुआ, शोषण भाजपा के एक सांसद पे आरोप लगे, बाहुबली पे, जो मोदी जी को सीटें जिता के देता था, मोदी जी का वोट बैंक था, तब मोदी जी इन लड़कियों को छोड़कर गुंडे के साथ खड़े हो गए, या उनकी सरकार गुंडे के साथ खड़ी हो गई। लेकिन अगर आप जस्टिस चंद्रचूड़ को देखें तो जस्टिस चंद्रचूड़ का इन बेटियों से न कभी मुलाकात हुई, न कोई लेना देना, न कोई परिचय। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत में जब इन लड़कियों की फाइल आई, इन बेटियों की फाइल आई, तो उन्होंने जब खंगाला तो उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि इसमें एफआईआर दर्ज होगी, और चाहे जितना बड़ा शख्स हो, अगर किसी ने देश की बेटियों के साथ उन पर हाथ डाला है तो फिर वो जेल ही जाएगा। ये नीयत थी उनकी, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों, मोदी जी जो ये कहते थे, दम्भ भरते थे, दावा करते थे कि ये जो बेटियां हैं चैंपियन बेटियां, वो उनकी फैमिली है, परिवार है। मोदी जी ने मुसीबत में इन बेटियों से आंखें क्यों फेर लीं? और ये जो जज साहब हैं, जो इन बेटियों को जानते तक नहीं थे, इनकी आंख में पानी क्यों आ गया जब इनकी फाइल देखी इन लड़कियों की, और इन लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ उसको देखकर क्यों ज़मीर जागा जस्टिस चंद्रचूड़ का? क्यों वो खड़े हो गए सरकार के आगे? मुझे लगता है कि इसके लिए पूरे उनकी शख्सियत को समझना ज़रूरी है, उनके इमोशंस को समझना ज़रूरी होगा, उनका कनेक्ट को समझना ज़रूरी होगा, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये तस्वीर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जस्टिस चंद्रचूड़ की शख्सियत क्या है। और ये जो तस्वीर है, ये दो बेटियों की, ये बेटियां चंद्रचूड़ साहब की नहीं हैं। चंद्रचूड़ साहब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में द तब ये जो दो बेटियां हैं, ये दरअसल दिव्यांग बेटियां, डिसेबल्ड, और इनको परवरिश दे रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़ ने इन लड़कियों को अडॉप्ट कर लिया। हालांकि उनका परिवार है, जस्टिस चंद्रचूड़ का परिवार है, उनके बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वकालत में, लेकिन ये जो बेटियां हैं इनको अपनी बेटी बना लिया, जो दिव्यांग हैं। ये है चंद्रचूड़ की पर्सनालिटी, और इसीलिए जब उन्होंने फाइल देखी तो उनके आंख में पानी बरकरार था। अब दोस्तों, बात सिर्फ बृजभूषण बाहुबली तक सीमित नहीं है, एफआईआर तक सीमित नहीं है, बेटियों को इंसाफ दिलाने तक ही सीमित नहीं है। बात है कि अगर आप जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले देखेंगे, लगातार जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं, तो आपको एक मेरिट दिखेगा। उनके जजमेंट्स में, उनके ऑर्डर में एक मेरिट है कि मेरिट अगर है तो जस्टिस मिलेगा। मिसाल के तौर पर अब जैसे आप देखें कि महाराष्ट्र का फैसला, महाराष्ट्र की जो सरकार है ये कभी ना उद्धव ठाकरे की गिरती अगर उस वक्त कोई रीढ़ की हड्डी वाला आदमी वो चीफ जस्टिस होता इस देश का। लेकिन जब से ये आए तो इन्होंने महाराष्ट्र की फाइलों को खंगालना शुरू किया, और ये इस नतीजे पे पहुंचे जो इनके ऑब्जर्वेशंस थे। जिस वक्त अदालत में मामला था शिवसेना के उद्धव ठाकरे का और शिंदे का, तब उन्होंने कहा नहीं, गवर्नर का रोल ठीक नहीं है, यहाँ तो कुछ गड़बड़ हुई है। और आज की तारीख में ऐसा लोग कह रहे हैं कि जब भी ये फैसला आएगा महाराष्ट्र पर, तो मोदी जी को फिर एक झटका लग सकता है 440 वोल्ट का। इसी तरह से आप अडानी का मामला देखिए, अडानी का मामला जिस पर मोदी कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं थे। जब पीआईएल हुई उन्होंने एंटरटेन किया, और चंद्रचूड़ ने कहा कि कमेटी मैं बनाऊंगा, मेंबर मैं रखूंगा, और दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। उस वक्त मोदी सरकार ने कोशिश करी थी कि जो जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट बना रही है उसमें अपने सदस्य रख लें, तो एक बंद लिफाफा उनको दिया गया था, और उस बंद लिफाफे को जो मोदी सरकार से आया था उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने। उसने कहा सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। अगर आप इलेक्शन कमीशन का मामला देखेंगे, तमाम आरोप इलेक्शन कमीशन पर लग रहे हैं कि साहब मोदी की जेब में बैठा हुआ है, तब इसी चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, ये तरीका नहीं है इलेक्शन कमीशन चुनने का। अगर चुना जाएगा तो उसमें चीफ जस्टिस भी होगा, उसमें नेता विपक्ष भी होगा, उसमें प्रधानमंत्री होंगे, तीनों मिलकर चुनेंगे। सिर्फ सरकार चाह जाए वो आदमी इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनेगा, और वो भी एक बड़ा झटका था। अगर आप बिल्किस बानो जैसे केस देखें, या अभी जो एनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसमें उनकी टिप्पणियां देखें, ऑब्जर्वेशंस देखें, वो भी सरकार की किरकिरी करने वाले फैसले हैं। और इसी तरह से कई कच्चे चिट्ठे उन्होंने खोले। जैसे मिसाल के तौर पर एक समाजवादी पार्टी कोई विपक्ष का नेता था जिस पे सिविल मामले में एनएसए लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट,
तब चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा कि ये ऐसे मामलों में आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा रहे हैं, आपको कानून, संविधान, किसी का सम्मान नहीं। ये है जस्टिस चंद्रचूड़ का जस्टिस सिस्टम, जहाँ पर वो गरीब तबके के साथ, जहाँ पर वो उसके साथ खड़े हैं जो वाकई ज़रूरतमंद है, जहाँ वाकई न्याय मेरिट पर होना है। और यही बेचैनी का सबब है मोदी जी और शाह के लिए। और दोस्तों, सवाल बस एक ही है, और सवाल ये है जो सबसे बड़ा सवाल है आज के दौर में, आज की तारीख में, हिंदुस्तान में, कि क्या ये जो जज है ये वाकई ईमानदार है, और इसकी ईमानदारी वाकई प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत पर भारी पड़ रही है, शख्सियत को डाइल्यूट कर रही है। और क्या देश इस आदमी की तरफ, इस जज की तरफ न्याय के लिए, जस्टिस के लिए वो उम्मीद से देख रहा है? मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे आपके लिए, और इस पर मैं और टाइगर बहुत कुछ भीतर जाके आपके सामने सच्चाई लाने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधे टाइगर के पास चलते हैं और इसी सवाल पर बहस करेंगे कि क्या ये जज मोदी पर भारी पड़ रहा है। लेकिन आज चीफ जस्टिस ने कहा कि ना सिर्फ आप एफआईआर दर्ज करोगे, बल्कि उन लड़कियों को सुरक्षा भी दोगे, और इस केस को मैं अगले हफ्ते फिर से मैं इसकी पड़ताल करूंगा। ये जो एक फैसला है, आपको क्या लगता है कि सरकार की किरकिरी हुई है, नरेंद्र मोदी की किरकिरी हुई है, योगी आदित्यनाथ जो हमेशा शय देते आए ब्रिजभूषण को, उनके माफिया अभियान की किरकिरी हुई है, और सबसे बड़ी चीज दिल्ली पुलिस की भी किरकिरी हुई है? सबसे पहले दीपक भाई, जैसा कि हम कहते हैं कि एक बार फिर से सैल्यूट करता हूं मैं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी को, कि उन्होंने इस देश की न्यायपालिका में फिर एक बार आम आदमी का विश्वास जगाया है। हमारे न्यायपालिका में भी ऐसी एक बार वो कीड़ा लग गया था कि हमें लग रहा था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन एक बार साधुवाद उनको, धन्यवाद उनको। लेकिन आप ये देखिएगा कि एक ओलंपिक मेडल विजेता प्लेयर, कुश्ती की खिलाड़ी लड़की, उसकी शारीरिक शोषण होता है, वो न्याय मांगने के लिए उसको धरने पे बैठना पड़ता है। इस देश में उसको न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है, और जो एफआईआर है, जो बहुत कॉमन चीज है, वो एफआईआर करवाने के लिए यदि हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटकाना पड़ता है, तो आप एक देख सकते हैं कि हमारे देश में राजनीति का कितना अपराधीकरण हो गया है। अपराधी राजनीति के लिए इतने जरूरी हो गए हैं कि अपनी देश की वो बेटी जिस पे हम गर्व करते हैं, उसकी इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करते, क्योंकि राजनीति में हमको उसकी जरूरत है, उस गुंडे की। आज उन लड़कियों का मतलब ये फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। मैं सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया, लेकिन क्या सर्वोच्च न्यायालय ये न्याय देने के लिए है कि एक गुंडे के खिलाफ एफआईआर होगी कि नहीं? किसी लड़की की इज्जत लूटी जाती है, उसके शारीरिक शोषण होता है, और वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक मेडल लाया है इस देश के लिए, उसके लिए यदि सर्वोच्च न्यायालय में एफआईआर के लिए जाना पड़ रहा होगा, तो ये देश की नाकामी है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार की सबसे बड़ी विफलता मैं मानता हूं, सबसे बड़ी विफलता। आज किरकिरी यदि हुई है तो नरेंद्र मोदी जी की हुई है। किस मुंह से कहते हैं कि मैं स्त्री शक्ति का अपमान करता हूं? अरे वो जो शख्स अपने माँ के याद में सिर्फ इस बात को याद करता है कि मेरी माँ बर्तन मांजा करती थी हमारे 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था करने के लिए, जिसके आंख से आंसू छलकते थे, जो इंसान किसी महिला को सम्मानित करने के लिए उसको चरणों में स्त्री शक्ति पुरस्कार देने के पहले झुकता था, वो नरेंद्र मोदी कहाँ गया? उस नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने के लिए गुंडों का इतनी जरूरत पड़ गई है कि एक बेटी गुहार कर रही है, एफआईआर मांग कर रही है। वो ये तो नहीं कह रही थी फांसी दो, उसको न्यायपालिका में विश्वास था, वो एफआईआर दर्ज करने के लिए बोल रही है। लेकिन नपुंसक पुलिस डर गई थी उस गुंडे से, राजनीतिक दल उस गुंडे के दरबार में मुजरा करने लगे थे, और स्थिति ये हो गई कि सर्वोच्च न्यायालय के जाना पड़ा। एक बार फिर साधुवाद सर्वोच्च न्यायालय को कि सर्वोच्च न्यायालय ने कम से कम इस बात को कहा, और सॉलिसिटर जनरल आखिर में कहते हैं कि हम करेंगे। सबसे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक काम और कर लेना चाहिए था, ये एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, कौन दोषी है, उस दोषी अधिकारियों पे काज गिरनी थी। जिस
थाने में एफआईआर दर्ज के लिए एप्लीकेशन लगी थी, उस थाने ने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की? उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। नहीं तो ये ऐसे ही खेल चलते रहेंगे और सर्वोच्च न्यायालय के पास लोगों को जाना होगा। उसके जी। बाद सबसे टाइगर बड़ी बात जो जी, टाइगर एक बोलिए, जो बोलिए। बड़ी बात है, मैं भी देख रहा था, एक पुरानी वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री शायद टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जो मेडल विनर्स आए, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, तिरंगा फहराया, उसमें बजरंग पूनिया भी थे और ये महिलाएं भी उसमें गई थी। और प्रधानमंत्री विनेश से कह रहे हैं कि भाई देखो, तुम तो हमारी परिवार की हो, हम तो तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं। जब मोदी जी अपने घर पे उनके लिए डिनर रख रहे थे, तब वो मैसेज पूरे देश को ये देख रहे थे कि ये जो पहलवान है, जो मेडल जीत के लाए हैं, ये मेरे परिवार का हिस्सा है, ये मेरी फैमिली के पार्ट है, मैंने इनको आगे बढ़ाया, मैंने प्रोत्साहित किया। ये मैसेज मोदी जी दे रहे थे जब उन्होंने नीरज चोपड़ा और बजरंग पूनिया और इन महिलाओं को अपने घर पे बुलाया था प्राइम मिनिस्टर ने। तो कहां तो परिवार का हिस्सा थी, और जब असमत लूटी जा रही है, इज्जत पे हाथ कोई गुंडा मार रहा है, तब नरेंद्र मोदी चुप हो गए। तो ये कैसा परिवार था मोदी जी का? परिवार, मोदी जी ने परिवार कहा और इन लड़कों ने परिवार माना। ये लड़कियां गुहार कर रही थी कि आप मन की बात कर रहे हैं, 100 एपिसोड कर रहे हैं, लेकिन एक बार हमारी मन की बात करिए। सुनिए, कोई ऐसी लड़की नहीं थी कि जिसने किसी के ब्लैकमेल करने के लिए आरोप लगाए हो। अरे अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्लेयर है, वो क्या जरूरत पड़ी थी उसको यदि किसी पे झूठे आरोप लगाने की? और यदि आपको लगता है झूठे आरोप लगाए तो एफआईआर दर्ज करते, इन्वेस्टिगेशन करते, कोर्ट में मामला सामने जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। उन लड़कियों का, तमाम कंप्लेंट करने वाले 7 लड़कियों का आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं जिसपे खेल अथॉरिटी ने कभी उनको डिसिप्लिनरी एक्शन किया हो, खेल अथॉरिटी ने कभी उनको नोटिस दिया हो, खेल अथॉरिटी ने कभी उनको अवांछित कार्य में पाए हो। उनका रिकॉर्ड क्लीन है। लेकिन जिस पे आरोप लगाया उसका तो पहला चुनाव लड़ा साहबजादे ने, तो महामहिम ने, तो उसमें 34 क्रिमिनल केसेस थे उनके ऊपर। उनका तो दाऊद से नाम जुड़ता है, कभी किससे नाम जुड़ता है, वो टाड़ा में रह जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, बाहुबली कहलाते हैं। नहीं, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ टाइगर कि अगर परिवार का सदस्य माना, अपने घर की बेटी माना मोदी जी ने, तो एक माफिया के आगे, जिसकी हथेली पर खून की छींटें हों, जिस पर दाऊद इब्राहिम के साथ उसके साथ अपराध करने का या उसके गुर्गों को कहीं ना कहीं पनाह देने के आरोप कभी लगे हों, ऐसे आदमी के साथ मतलब मोदी जी खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। तो आप एक बात जान लीजिए दीपक जी, और जनता भी जान लीजिए कि हमारे नेता बोलते कुछ है और करते कुछ है। ये जब बोलते हैं तो आपको मूर्ख बनाने के लिए बोलते हैं, आपका मत प्राप्त करने के लिए बोलते हैं, आपके दिल में जगह बताने के लिए बोलते हैं, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए बोलते हैं। लेकिन जब करना का टाइम आता है, जब लोग देखते हैं बड़े अपेक्षा से कि आप हमारे अभिभावक हो तो आप कुछ करोगे, ऐसे टाइम पे ये गुंडों का साथ देते हैं, ये व्यभिचारियों का जी। साथ देते हैं, भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं। और इसलिए साथ देते हैं कि इनको चुनाव जीतना है। हमारे यहाँ अब राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने के लिए होती है। हमारे यहाँ राजनीति देश का विकास, सबका संरक्षण, सबको आगे बढ़ाने के लिए, स्त्री उत्थान, ये सब खोखले शब्द हो गए हैं। ये सिर्फ एक ऐसे डेकोरेटिव सब्जेक्ट हो गए, जैसे दिवाली के टाइम पे हम घर को डेकोरेशन से सजाते हैं, वैसे ये चुनाव के दरमियान उच्चारण किए जाने वाले शब्द है। देश की सुरक्षा, देश जी। का विकास, 21वीं सदी, विश्व गुरु, ये तमाम जो चीजें हैं, अंतिम व्यक्ति को आगे लाना, स्त्रियों को भागीदारी जी। बराबर देना। मैं तो संघ को भी पूछता हूं, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये इस बात के लिए एग्री है? इन महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है? और यदि महिलाओं को आप इतनी इज्जत देते हैं कि आप संघ की शाखाओं में और संघ में भी महिलाओं के लिए आप जगह बना रहे हो, तो क्या वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज इस मामले में चुप है? क्योंकि उनको डर है कि राम माधव का कहीं केस ना खुल जाए, इसलिए चुप्पी बनी हुई है। सवाल कई उठेंगे इसलिए। और दूसरी बात, इस सरकार को क्या नैतिक अधिकार है ये बात करने का कि ये सरकार साफ सुथरी है? सर्वोच्च न्यायालय ने जी। एफआईआर के बाद केस डिस्पोज नहीं किया। इसके मायने ये हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि हम इसको मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को इस सरकार पर विश्वास नहीं रहा। सरकार को ये मालूम है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद ये बैठ जाएंगे। जैसे कमिटियां, इंक्वायरी कमिटी अपॉइंट करने के बाद ये बैठ गए 3 महीने, 15 दिन में रिपोर्ट आनी थी और उसमें बैठ गए। जी। जो बबीता फोगट एक को लिया चीज। उसको रिपोर्ट तक पढ़ने नहीं दी। ये जो मतलब जी। तमाम जो सीरीज हो रही है सामने, इससे ये दिखता है कि अब सर्वोच्च न्यायालय का भी सरकार पे विश्वास नहीं रहा, इसलिए केस डिस्पोज जी। नहीं किया।
यदि सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि हम इसको मॉनिटरिंग करेंगे, इसके मायने ये हैं कि आप कोताही करते हो, आप काम नहीं करते हो, आप कामचोर हो, आप बच्चियों को न्याय नहीं दिला सकते हो, इस देश का गौरव बढ़ाने वाली उन तमाम लड़कियों को आप न्याय नहीं दिला पा रहे हो, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवेन करना पड़ रहा है। इसलिए जब इन्होंने जी कहा कि हम टाइगर, अब एफआईआर दर्ज करेंगे, तो सरकार सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वास नहीं रखा। एफआईआर दर्ज करने जी से काम नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक लड़की, दीपक जी मैं थोड़ा सा क्योंकि नाबालिग। आप इन्वेस्टिगेट, हाँ, उसमें एक जी लड़की नाबालिग है, पास्को का केस बनता है, और यदि पास्को का केस बनता है तो तुरंत एफआईआर में जिनके नाम होते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है। क्या दिल्ली जी। पुलिस ये करेगी? अब एक एक जो बड़ी बात टाइगर, जो एक बड़ी बात आ रही है वो ये आ रही कि आज कई फैसले थे, जैसे आज अतीक अहमद का भी मामला था, और अतीक अहमद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो अतीक अहमद है भले ही माफिया है, लेकिन आप इसको एम्बुलेंस में क्यों नहीं इसकी मेडिकल कराने ले गए, पैदल क्यों ले गए? और अगर आप पैदल ले गए, एम्बुलेंस पर आपको नहीं ले जाना था, तो क्या ये हत्यारों को इस बात का इल्म था, पहले से पता था कि उसको पैदल लाएंगे? और क्या ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये स्क्रिप्टेड है पूरा, ये पूरा मामला? तो बड़ी खिंचाई करी, और उन्होंने सरकार से कहा है, योगी सरकार से, कि भाई आप एक पूरे डिटेल में जवाब लेके आइए। तो कहीं पर योगी की भी आज कहीं पर सवाल उठाए, मोदी सरकार पर भी सवाल उठाए। जो मामला चल रहा है, क्या कहते हैं, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा का, उस पर भी आज सुनवाई थी, और भी कई मामले थे। लगातार चंद्रचूड़ जो है वो रीढ़ की हड्डी दिखा रहे हैं, वो लगातार जो है वो दबने झुकने वाले जो है अंदाज में नहीं पेश आ रहे। छाती ठोक कर, छाती ठोक कर फैसले हो रहे हैं। आपको लगता है कि ये अब धीरे धीरे चंद्रचूड़ वर्सेस नरेंद्र मोदी बन रहा है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहीं ना कहीं घबराए हैं, बेचैन है कि भाई ये चंद्रचूड़ के रूप में एक कांटा कैसे आ गया 2024 की मंजिल में? आपको लग रहा है कि ये अभी कन्फ्रंटेशन बढ़ेगा? और आपको क्या लगता है कि चंद्रचूड़ जिस तरह के फैसले दे रहे हैं, मेरिट की मैं बात कर रहा हूं, उस पर वो झुकने वाले नहीं है? देखिए दीपक जी, मैं इसको चंद्रचूड़ वर्सेस मोदी नहीं मानता। संविधान की रक्षा करने वाले वर्सेस संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ होने वाली जंग है ये। चंद्रचूड़ ने शपथ ली है संविधान की रक्षा की, वो न्यायपालिका के सर्वोच्च अधिकारी हैं, वो संविधान की रक्षा करेंगे। लेकिन जिन्होंने संविधान के सामने नतमस्तक होकर संविधान को गीता जैसा ग्रंथ माना था, वो लोग संविधान की रोज धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ये होने नहीं देगा। वो कस्टोडियन है इस देश के संविधान का। संविधान में आप बदलाव करिए, आपके पास मेजोरिटी है, लेकिन वो बदलाव भी संविधान के मूल तत्व को बिगड़ने नहीं देगा। ये काम करता है सर्वोच्च न्यायालय। और चंद्रचूड़ को लेकिन फिर नाराज, लोग ये क्यों कह रहे हैं, लोग ये क्यों कह रहे हैं? मेरी एक रिपोर्टर से बात हो रही थी, जो बीजेपी कवर करते हैं, उनका ये कहना था कि चंद्रचूड़ को लेकर थोड़ी सी बेचैनी बीजेपी के टॉप लीडरशिप में है। उनको लग रहा है कि पता नहीं अगर कोई ऐसा मामला आ गया चुनाव के वक्त, तो ये तो आदमी मेरिट पर फैसला देगा। ये तो ना ये देखता है कि राहुल गांधी कौन है, नीतीश कुमार कौन है, अशोक वानखेड़े कौन है। ये तो ये देखता है चंद्रचूड़ की भाई अगर गलती करी है तो इतनी सजा है वो हम मिलेंगे, और गलती नहीं करी तो छोड़ देंगे। जैसे मनीष सिसोदिया के मामले में उन्होंने कहा कि भाई मनीष सिसोदिया की बेल हम नहीं देंगे, आप हाई कोर्ट जाइए, आप सेशन कोर्ट जाइए, आप यहाँ मत आइए। तो चंद्रचूड़ का जिस तरह का जो अंदाज है, उस अंदाज को लेकर ये जो घबराहट है बार बार गुजरात लॉबी में, मुझे लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि जिस तरह से हर दूसरे दिन चीफ जस्टिस को ट्रोल किया जाता है, चीफ जस्टिस को अपमानित किया जाता है, चीफ जस्टिस को बताया जाता है कि साहब ये जो है ये इनका न्याय बिका हुआ, इस तरह का हम खुले आम चंद्रचूड़ की आलोचना ट्रोल सेना कर रही है, और ऐसा कहा जाता है कि ये भगवा ट्रोल सेना है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो दूसरी तरफ से मतलब आप कैसे पर्दे के पीछे से जो वार हो रहा है चंद्रचूड़ पे, क्या उन पर दबाव बनाया जाएगा? क्या एक तरह का एक प्रेशर दिया जा रहा है चंद्रचूड़ को? ईमानदार चौकीदार आता है तो चोरों को परेशानी होती है, ईमानदार अधिकारी आता है तो भ्रष्टाचारी गाली देने लगते हैं। यही हो रहा है। एक ऐसा देश को न्यायाधीश मिला जिसको राज्यसभा नहीं चाहिए, जिसको गवर्नर नहीं बनना है, राज्यपाल नहीं बनना है, जिसको कोई एम्बेसडर नहीं बनना है, जिसको कोई आगे इसके बाद कोई
अभिलाषा नहीं है कि सरकार से मैं कुछ लूं तो सरकार को कुछ दूं। वो न्यायदान के लिए बैठा है और सही मायने में उसके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। वो अपने हाथ में तराजू को तोलता है, गलत तो गलत, सही तो सही। और यदि आप गलत करने के आदी हैं, यदि आपको ये लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर ये व्यभिचारी भी छूट जाएंगे, भ्रष्टाचारी भी छूट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो न्यायपालिका की न्याय देवता उसको तोल रही है। और जब तराजू में आप कमजोर तोले जाते हो तो फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि हमको गलत तोल रहे हैं। वो तो आंखों पे पट्टी है। उसी इस पे उन्होंने आज यदि दिल्ली पुलिस को तोला है तो उसी में उन्होंने आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री को भी तोला है, उसी में अनुराग ठाकुर भी तुले जाएंगे। तराजू बहुत मजबूत हाथों में है। जी जी, बाकियों जैसे नहीं कि काली पट्टी डाल के बीच में छेद डाल के देखते थे कि मुझे क्या मिल रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे न्यायाधीश भी हो गए हैं कि जो राज्यपाल पद और गवर्नर और राज्यसभा के पद के लिए उन्होंने संविधान को भगवान भरोसे छोड़ दिया, नहीं, चोरों के हाथ में दे दिया। जी, चलते चलते एक सवाल, आप टाइगर, इतना आपको एक्सपीरियंस है 30-35 साल का, और आपने चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े बड़े वकील हैं, सबके साथ आपका इंटरेक्शन रहा है, दिल्ली दरबार को आप समझते हैं। आपको क्या लगता है कि ये एक ऐसा आदमी है चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़, जिसकी ईमानदारी ने या साफ नियति ने, बल्कि मैं नियत कहूंगा, और यह संविधान के प्रति जो उनका सम्मान है, क्या इस आदमी ने मोदी के सिस्टम को हिला दिया है जड़ से? इस आदमी ने मोदी के सिस्टम को नहीं कहूंगा मैं, भ्रष्टाचारी और व्याभिचारियों को हिला दिया है। इसमें जो भी है वो आएंगे। आम आदमी पार्टी वाले हो तो वो भी आएंगे, कांग्रेस वाले हो तो वो भी आएंगे, और बीजेपी वाले हो तो वो भी आएंगे। दुर्भाग्य से सत्ता पक्ष को जो करना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। इसलिए चाहे पैगासस हो, चाहे ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे एफआईआर दर्ज करनी हो या अडानी हो, सर्वोच्च न्यायालय को समय समय पे इंटरवेन करना पड़ता है। मैं बार बार कहता हूं कि जब जिस तरह से एक स्तंभ कमजोर पड़ता है, जब सरकारें गिराई जा रही थी, जब कर्नाटक की सरकार गिराई गई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई और महाराष्ट्र की सरकार गिराई, तब हमें लगता है कि तब कोई चंद्रचूड़ होता तो ऐसा ना हो पाता। जब जब चंद्रचूड़ जैसे लोग आए हैं, इस देश के संविधान ने हमेशा अपने आप को सुरक्षित पाया है। चंद्रचूड़ के पहले भी लोग आए थे और वहां पे दूसरे टाइप के भी लोग हैं जिन्होंने संविधान को बेचा है, उस पद को बेचा है और अपने स्वार्थ के लिए न्यायपालिका में आम आदमी का जो विश्वास था उसको हिला दिया था। लेकिन ये देश, मैंने कहा ना, ये देश किसी के एक के बाप का नहीं, ये देश 143 करोड़ जनता का है और उनके दिल से निकली हुई दुआ कहीं ना कहीं एक चंद्रचूड़ पैदा करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोग इंसान पैदा करते हैं, कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक सत्य की बात करता है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा राहुल गांधी है जो अडानी के भ्रष्टाचार पे अपनी सदस्यता दांव पे लगाकर बोल जाता है। कहीं ना ये लोगों का, ये हमारा सौभाग्य है, कहीं ये हमारे भारतवर्ष की कृपा है। भाई राम है भारत में, राम देख रहे हैं ऊपर से, ये ताकत दे रहे हैं हमारे राम जी इन तमाम लोगों को कि जहां जहां भ्रष्टाचार है, जहां जहां रावण रूपी लोग खड़े होंगे वहां शस्त्र चलेंगे। तो कभी चंद्रचूड़ के रूप में राम आते हैं तो कभी सत्यपाल मलिक के रूप में राम आते हैं। जी टाइगर, आप आए, आपने समय निकाला और आपने जो कहा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई, जब व्यवस्था चारों तरफ से चरमराती है तो उसी में एक संस्था खड़ी हो जाती है, उसके हाथ में ही कोई चक्र होता है, शायद संविधान का चक्र होता है। और आज चंद्रचूड़ ने जो किया, मुझे उम्मीद है कि देश जो है उनके साथ जरूर चंद्रचूड़ के साथ खड़ा होगा। और चंद्रचूड़ को जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, जो उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनकी जो खींच है, इसका भी जवाब कोई ना कोई जनता की तरफ से आएगा। टाइगर, आप आए, आपने रोशनी डाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।